जादुई पेंसिल। गांव में एक बहुत पुराना स्कूल था जो शक्ति के दादाजी ने अपने पैसे जोड़कर खोला था। शक्ति के दादाजी का बहुत मन था कि उनके स्कूल के बच्चे ओलंपिक्स में जाकर देश का नाम रोशन करें। और अब जब दादाजी नहीं रहे तो शक्ति के पिताजी परेश लाल इस सपने को पूरा करना चाहते थे। पता नहीं पिताजी का यह सपना कब पूरा होगा। अरे आप इतना क्यों सोचते हैं, एक दिन जरूर पूरा होगा। मैं चाहता हूँ अपने इस स्कूल से ज्यादा बच्चे ओलंपिक्स में जाए। एक दिन स्कूल असेंबली में। बच्चों, मुझे लगता है हम सब अपने ओलंपिक्स में जाने के सपने के एक कदम करीब आ गए हैं। कैसे सर? ये देखिए, मेरे हाथ में ये पर्चा है। आसपास के 20 गांवों के बीच में दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। कम से कम 50 बच्चे होंगे और जो प्रथम आएगा उसे बढ़िया से दौड़ने वाले जूते मिलेंगे। पर एक शर्त ये है, फिर उन जूतों को औरों के साथ भी शेयर करेगा, जिससे सबको दौड़ने वाले जूतों से भागने की प्रैक्टिस हो जाए। सब बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे वो इस प्रतियोगिता में जीत कर आएंगे घर पर। अब आप देखिएगा, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। सब बच्चे काफी मेहनत करेंगे। बच्चे तो मेहनत कर ही रहे हैं, पर मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। कैसे मदद करूं सबकी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अपने पास इतने पैसे भी तो नहीं है। इतनी देर में शक्ति दौड़ा दौड़ा आता है। पिताजी जल्दी चलिए, शिवम के पैर में खून आ रहा है। हम दौड़ लगा रहे थे और उसके पैर में कांटा चुभ गया। अरे शिवम, क्या हो गया? ज्यादा तो नहीं लगी ना? जूते क्यों नहीं पहन रखे हैं तुमने? गुरुजी, मेरे पास जूते कहाँ हैं? मैं तो हमेशा नंगे पैर दौड़ता हूँ। हाँ पिताजी, इसके पास क्या, बल्कि हमारे गांव के काफी बच्चों के पास जूते नहीं हैं। क्या? सच? मुझे तो ये पता ही नहीं था। परेश काफी मायूस हो जाता है। वो अपने पिताजी के कमरे में जाता है। वो उनकी तस्वीर से बात करने लगता है। पिताजी, मैं हारने लगा हूँ, कोई रास्ता दिखाइए। इतने में ही उसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ती है। उसमें कुछ रखा होता है और एक चिट्ठी लिखी होती है। बेटा, यह जादुई पेंसिल है। तुम इससे कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो। मैंने पहले इसीलिए नहीं बताया जिससे तुम मेहनत करके जिंदगी जियो। और मुझे यह भी पता था जब तुम हारने लगोगे मेरे पास जरूर आओगे। बस इसीलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया था। बस कभी कुछ गलत करके इसको परखना मत। ये सब देखकर पढ़कर जैसे परेश में जान आ जाती है। जादुई पेंसिल हाथ लगते ही जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके दिल में छल आ जाता है। वो 5 जोड़ी जूते लाने के बहाने बाहर चला जाता है। शाम को। अरे इतनी देर हो गई आपको, इतना कितना दूर चले गए थे जूते लाने? रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। सच पिताजी, आप जूते लेने गए थे, मेरे लिए भी लाए हैं? परेश जो सिर्फ थके होने का नाटक कर रहा था और जिसने 5 जोड़ी जूते पेंसिल से मांगे थे। हाँ बेटा, 5 जोड़ी लाया हूँ अभी। तुम 5 बच्चे लोगे ना प्रतियोगिता में भाग? बस तुम सबके लिए लाया हूँ। उन्हें पहनकर दौड़ोगे ना तो कांटे नहीं चुभेंगे। शक्ति भागा भागा ये बात सबको बताता है और शिवम और बाकी सबको घर लेकर आता है। सबके बीच में परेश की इज्जत काफी बढ़ जाती है। सारे गांव की प्रतियोगिता वाला दिन भी आ जाता है। देखना, बच्चे तो हमारे ही जीतेंगे। आपने इतनी मेहनत करके इनके लिए नए जूतों का बंदोबस्त जो किया है, भगवान आपकी जरूर सुनेगा। हाँ, मेरी मेहनत, समय और पैसा सब लगा है। जीतेंगे तो मेरे बच्चे ही। दौड़ शुरू होती है और सच में परेश के स्कूल के ही 5 बच्चे जीत जाते हैं। शिवम जो सबसे तेज दौड़ा होता है, उसे वो इनाम में दौड़ वाले जूते भी मिलते हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं। सर जी, सब आपकी कृपा है। आप ये जूते नहीं लाते तो मैं कभी नहीं जीत पाता। परेश मन ही मन अपनी प्रसिद्धि देखकर खुश हो रहा होता है। धीरे धीरे ओलंपिक के दिन भी पास आने लगते हैं। पिताजी, आपने कहा था ना वो दौड़ वाले जूते सबको मिलेंगे पहनने के लिए। हाँ, बात तो यही हुई थी। वो शिवम कभी देता ही नहीं है। जब से जूते आए हैं वही लेकर घूम रहा है। कहता है मैं किसी को नहीं दूंगा और ओलंपिक रेस भी मैं ही जीतूंगा। ये सही नहीं है शिवम। पर गुरुजी, मैं फर्स्ट आया था। जब मेरा मन करेगा तभी दूंगा। वो किसी को भी जूते देने से मना कर देता है। परेश सोच लेता है कि वो अपने बेटे के लिए इससे भी अच्छे दौड़ वाले जूते लाएगा। वो कागज पर बहुत ही सुंदर काले दौड़ वाले जूते बनाता है और अगले ही पल उसके सामने वो जूते रखे होते हैं। उसे अपने बेटे का ओलंपिक्स में जीतने का सपना सच होता दिखाई देता है। फिर वो शहर जाने का बहाना बनाता है और वापस आकर शक्ति को बोलता है। अरे भैया, मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाया हूँ ये जूते। बस पूछो ही मत, पूरा दिन निकल गया। देखना पिताजी, अब मैं बहुत मेहनत करूंगा। भोला भाला शक्ति उससे लिपट जाता है। बाकी 3 बच्चे तो शक्ति और शिवम के आगे हार मान लेते हैं।
शिवम और शक्ति अब दोस्त से अब कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। पूरा गांव भी इंतजार कर रहा होता है कि कौन होगा वो जो ओलंपिक में जाएगा। दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। पिताजी, कुछ भी कह लो, जीतेगा तो शिवम ही। वो मुझसे बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। अरे ऐसे कैसे जीत जाएगा? मैं तुझसे और मेहनत करवाऊंगा। मैं भी दौड़ूंगा तेरे साथ। बस पिताजी, आप साथ हैं तो फिर मैं ये कर लूंगा। उसे क्या पता था कि उसके पिता किस चीज का सहारा लेकर ये आत्मविश्वास उसे दे रहे हैं। परेश भी मन ही मन पेंसिल से और अच्छे जूते लेने के लिए तैयार बैठा होता है। ऐसे कैसे शिवम जीतेगा? एक तो नए जूते देकर मैंने उस पर एहसान किया है, और अब वो मेरे ही बेटे को हराएगा। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। पेंसिल से अब सबसे ज़रूरी चीज़ मांगने का टाइम आ गया है। मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। बस इस बार ऐसे जूते मांगूंगा कि ओलंपिक्स शक्ति ही जीतेगा। बस 1-2 दिन निकलते हैं और परेश वहीं शहर जाकर जूते लाने का बहाना करके जादुई पेंसिल से शक्ति के लिए सबसे अच्छे जूते लेता है। अब तो इसे ओलंपिक्स में भी कोई नहीं हरा पाएगा। उसकी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी होती हैं और वो अपने पिताजी की सीख भूल चुका होता है कि पेंसिल को किसी गलत चीज के लिए परखना मत। ओलंपिक्स आ ही जाते हैं। शक्ति और शिवम जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं। शक्ति, तू आजकल लगता है मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। मुझसे बहुत जल्दी आगे निकल जाता है। तुझे बड़ा घमंड था ना दौड़ वाले जूते पर? नहीं देता था ना मुझे? मेरे पिताजी सबसे अच्छे जूते ले आए मेरे लिए। कल की रेस भी मैं ही जीतूंगा। अगली सुबह होती है। दोनों ट्रैक पर खड़े होते हैं। शक्ति कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा होता है। आखिरकार उसके जूते भी जादुई होते हैं जो अपने आप ही दौड़ते थे। जल्द ही सीटी बजती है और सब दौड़ना चालू करते हैं, पर शक्ति वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। वो बहुत कोशिश करता है पर उसके पैर उठते ही नहीं है। भागो शक्ति, भागो! क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, ये जूते अपनी जगह से हिल नहीं रहे। इतने भारी हो गए हैं, मेरा पैर उठ ही नहीं रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? रुको! वो आंख बंद करके 2 मिनट पेंसिल के बारे में सोचता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक गलत काम के लिए उसका इस्तेमाल किया था। जब वो आंखें खोलता है तब तक रेस खत्म हो चुकी होती है। शक्ति वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और शिवम विजेता घोषित कर दिया जाता है। गलत इरादे से पेंसिल का इस्तेमाल करना उसे काफी भारी पड़ता है और शिवम, जिसने सही में काफी मेहनत की होती है, जीत जाता है। बारात में नाचने वाली चुड़ैल। हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी पायल के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता है। हरिया की पत्नी की 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से हरिया और पायल के जीवन में एकदम से अंधेरा छा गया। हरिया ने बचपन से ही अपनी बेटी पायल का रिश्ता उसी गांव के एक रमेश नाम के लड़के से तय कर रखा था। रमेश अपने माता पिता दर्पण और दामिनी के साथ एक बड़े से घर में रहता है। हरिया उसी गांव के एक बलराम नाम के आदमी के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन रात में हरिया के घर दर्पण आता है। हरिया, मैं सोच रहा हूँ अब हमें अपने बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ दर्पण भाई, वैसे भी पायल बिटिया और रमेश दोनों जवान हो चुके हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। सुन, मैं 2 दिन बाद ही रमेश की शादी पायल बिटिया से करवा देना चाहता हूँ। 2 दिन में? 2 दिन में कैसे होगा सब? कितनी तैयारियां करनी है अभी। हरिया, मेरी परेशानी को समझ। मैं तुझे कैसे बताऊँ अब। बस इतना समझ कि मुझे ना जल्द से जल्द पायल बिटिया को अपने घर की बहू बनाना है। तू कैसे भी करके 2 दिन में सारी तैयारियां करके रख। मैं 2 दिन बाद तेरे घर बारात लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर दर्पण वहां से चला जाता है। पिताजी, 2 दिन में कैसे होगा ये सब? क्या करे बिटिया, वो लड़के वाले हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। इधर दर्पण अपने परिवार को वो बात बताता है। क्या 2 दिन बाद पिताजी मेरी शादी उस गरीब पायल से करवा देंगे? अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो रिया से प्यार करता हूँ। अब क्या करूँ, किसी को कह भी नहीं सकता। रमेश उसी गांव की एक रिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वो पायल को पसंद ही नहीं करता था, पर माता पिता के दबाव में आकर वो उनकी हर बात में हाँ कहता जाता था। यहाँ भी रमेश शादी के लिए हाँ कह देता है, पर मन ही मन घबराने लगता है। अगले दिन हरिया बलराम के पास आता है। मालिक, कल मेरी बेटी की शादी है। अगर आप मुझे 50,000 रुपये उधार दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है हरिया, मैं तुझे पैसे देता हूँ, पर 4 महीने में मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। बलराम हरिया को 50,000 रुपए दे देता है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। इधर रमेश के घर वाले बारात लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और इधर पायल दुल्हन की ड्रेस में अपने घर में बैठी थी। पायल के घर में आस पड़ोस वाले गांव वाले काफी सारे लोग थे। तभी बारात हरिया के दरवाजे पर आती है।
उतने में वहां रिया आ जाती है और रमेश सबके सामने रिया से उसी समय शादी करने की बात कहता है। ये सुनकर हरिया और सबके होश उड़ जाते हैं। रमेश बेटा, ये क्या बोल रहे हो? मेरी बेटी दुल्हन के ड्रेस में बैठकर तुमसे शादी करने की राह देख रही है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ रमेश बेटा, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। मैंने पायल से कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। मैं रिया से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। चलो रिया, हम इसी समय जाकर शादी करते हैं। तभी हरिया रमेश के कदमों में गिर जाता है। ये देखकर पायल बहुत रोने लगती है। ऐसा मत कर रमेश बेटा, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम गरीब पर रहम कर बेटा, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी से शादी कर ले। रमेश हरिया को धक्का देकर रिया का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सब गांव वाले दंग रह जाते हैं। अपने पिता को ऐसे तड़पता देख पायल अपने घर जाती है और खुदकुशी कर लेती है। ये देख सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं और बेचारा हरिया रो रो कर पागल सा हो जाता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश रिया के साथ उस गांव से जा चुका था। एक दिन रात में उस गांव में पीयूष नाम के एक आदमी की शादी हो रही थी। पीयूष और उसकी बारात सड़क से जा ही रही थी। बारात में काफी सारे लोग नाच रहे थे। तभी एक भयानक चुड़ैल वहां प्रकट होती है और वो एक आदमी का सर काटकर उसके सिर को अपने हाथ में लेकर नाचने लगती है। ये देखकर सारे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? क्या हुआ? म्यूजिक बंद क्यों कर दिया? बजाओ गाना वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगी मैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है रे, भागो यहाँ से। सब जैसे ही भागने लगते हैं तभी वो चुड़ैल अपनी शक्ति से सबको हवा में लटका देती है। अरे बाप रे, हम हवा में कैसे लटक गए? अब तुम सब मरोगे। मैं इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगी। तभी वो चुड़ैल एक एक इंसान का गला काटकर उसकी मुंडी को हाथ में लेकर नाचती जाती है। ये देखकर सारे बारातियों का डर के मारे हाल बेहाल होने लगता है। ये क्या हो रहा है? चुड़ैल जी, हमें माफ कर दीजिए, आज मेरी शादी है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। शादी? हाँ? आज के बाद इस गांव में किसी की शादी नहीं होगी। अगर कोई गांव में बारात लेकर निकला तो मैं नाच नाच कर सबको मौत के घाट उतार दूंगी। ये सुनकर सब डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी चुड़ैल एक एक कर कई सारे लोगों को जान से मार देती है और वहां से चली जाती है। बाकी बचे लोग ये देखकर गहरे सदमे में थे और सब वहां से अपने अपने घर भाग जाते हैं और ये बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। जिसके बाद गांव वाले कड़ी दहशत में आ चुके थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब लोग उस गांव में शादियां करने में भी डरने लगे। कोई भी उस चुड़ैल के डर से शादी नहीं करता था। एक दिन उसी गांव का एक तरुण नाम का लड़का जो शहर में काम करने गया था, वो अपने गांव वापस चला जाता है। उसके माता पिता ने बचपन से ही तरुण की शादी उसी गांव की एक साक्षी नाम की लड़की से तय करके रखी थी। तरुण अपने घर में था। तभी उसके माता पिता उर्मिला अजीत तरुण से कहते हैं, तरुण बेटा, हम तेरी शादी इस गांव में नहीं कराएंगे। तुझे पता है, इस गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया है। जब भी किसी की शादी की बारात इस गांव में निकलती है तो वो चुड़ैल उन बारातियों को जान से मारकर बारात में नाचने लगती है। बेटा, उस एक घटना के बाद गांव में आज तक किसी की भी शादी नहीं हुई। सब इस गांव में शादियां करने से डर रहे हैं। ये क्या फालतू बकवास है पिताजी? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी शादी होगी तो इसी गांव में होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तू समझ क्यों नहीं रहा तरुण बेटा? उस चुड़ैल ने कई सारे बारातियों को जान से मार दिया था। माँ, मैं ऐसी अंधविश्वास बातों पर विश्वास नहीं करता। आप लोग मेरी शादी की तैयारियां कीजिए। अगर ऐसा है तो मैं शहर से एक तांत्रिक बाबा को बुलाता हूँ। वो एक ही झटके में उस चुड़ैल का नामो निशान मिटा देंगे। तरुण अपने माता पिता की एक नहीं सुनता और कुछ दिन बाद ही तरुण और साक्षी की शादी का दिन आ जाता है। तरुण दूल्हा बनकर बारात के साथ साक्षी के घर की ओर जाने लगता है। रात का समय था। सारे बाराती डरे डरे सहमे सहमे रास्ते से जाते हैं। तभी वो भयानक चुड़ैल फिर से वहां प्रकट होती है। उस चुड़ैल को देखकर सारे बाराती डर जाते हैं। मैंने कहा था ना, इस गांव में कोई शादी नहीं करेगा। इस गांव में किसी की बारात नहीं निकलेगी। फिर कैसे निकली ये बारात? चुड़ैल की बात सुनकर सब जैसे ही वहां से भागने लगते हैं तभी वो चुड़ैल फिर से अपनी शक्ति से सबको हवा में लटका देती है। अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। तभी एक तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के सामने आते हैं। बाबा, यही है वो चुड़ैल। इसी ने पूरे गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों मार रही है तो इन गांव वालों को?
कौन है तू और क्या दुश्मनी है तेरी इस गांव से? दुश्मनी? ये सारा गांव मेरी मौत का दुश्मन है। मैं इसी गांव में रहने वाली लड़की पायल हूँ। मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से मेरी शादी की तैयारियां की थी और उस रमेश ने मेरे घर पर बारात लाकर मेरी बजाय किसी और से शादी कर ली। उस समय ये सारे गांव वाले खामोश थे। किसी ने मेरा और मेरे पिताजी का साथ नहीं दिया था और आखिरकार मैंने अपनी जान दे दी थी। तब से मैंने ठाना है कि मैं इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगी। तभी हरिया वहां आकर ये सारी बात सुन लेता है। पायल बेटा, ये क्या कर रही है तू इन बेकसूर लोगों को क्यों मार रही है? अरे तेरा गुनहगार वो रमेश तेरे मरने के 15 दिन बाद ही मर चुका है। सुना है वो एक इमारत पर काम कर रहा था, तभी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। बेटिया, उसने जो किए उसकी सजा उसे मिल गई है, पर तू इन बेकसूर गांव वालों को क्यों मार रही है? इन्हें छोड़ दे बेटा, इन्हें मत मार। ये सुनकर पायल चुड़ैल सबसे माफी मांगकर अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है और एक चुड़ैल बनकर अपने पिताजी के साथ रहने लगती है। उसके बाद गांव में उस पायल चुड़ैल से किसी को कोई खतरा नहीं था।